हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आपने टाइटल पर देखा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक सीरीज करने जा रहे हैं एमसीक्यू की, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हर जगह जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। एमसीक्यू सीरीज में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कंजप्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज। यहाँ पर जो हमें पूछा गया कि जितनी भी गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमी में कंज्यूम की जाती है, जिनका कंजप्शन किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम एग्रीगेट कंजप्शन कहते हैं। अगर हम ऑप्शंस को चेक करते हैं तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर यहाँ कंजप्शन वर्ड की जगह डिमांड वर्ड आ जाता है, डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये हमारा जो हो जाता है एग्रीगेट डिमांड हो जाता है। अभी कंजप्शन वर्ड आया तो ये हमारा जो हो जाएगा एग्रीगेट कंजप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स डिपेंड ऑन दी, कि जो हम गुड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं वो किस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम ऑप्शंस को चेक करते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो है हमारा एक तो प्रोडक्शन यूनिट्स और इन्वेस्टमेंट यूनिट्स, कंजप्शन यूनिट्स, इनमें भी किया जाता है, या फिर जो हमारा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दो इनमें भी किया जाता है। तो ऑप्शंस को जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा पहला दे रखा है कंजप्शंस ऑफ गुड्स, सेकेंड है प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स, थर्ड है फर्स्ट यूज़ ऑफ गुड्स एंड डी है हमारा एंड यूज़ ऑफ गुड्स। तो क्लासिफिकेशन हम यहाँ एनआई के मीन्स नेशनल इनकम के बेस पर देखते हैं, तो जो फाइनल गुड्स होती हैं उनको हम एनआई में इंक्लूड करते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, और जो फाइनल गुड्स होती हैं वो हमारी क्या होती है एंड यूज ऑफ गुड्स होती है। इस तरह से जो ऑप्शन डी होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय द, फाइनल गुड्स कौन यूज करता है? ए कंज्यूमर, बी प्रोड्यूसर, सी गवर्नमेंट, डी ऑल ऑफ दीज। तो फाइनल गुड्स जो है वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि कंज्यूमर जो है कंजप्शन के लिए करता है, प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करता है, और गवर्नमेंट भी जो है वो कंजप्शन कर रही होती है या पब्लिक के वेलफेयर के लिए गुड्स और सर्विसेज का यूटिलाइजेशन कर रही होती है। तो तीनों ही हमारे जो हैं फाइनल गुड्स यूज करते हैं। तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड। ह्यूमन वांट्स को जो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देते हैं वो हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स हमारे फर्दर प्रोडक्शन के काम आते हैं, और कैपिटल गुड्स भी जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट में ही काम आते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स, कैपिटल गुड्स हमारे कौन से होते हैं? ऑप्शंस हैं विच आर यूज्ड इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर। ये बात तो ठीक है कि बहुत सारे सालों तक हम प्रोडक्शन प्रोसेस में इनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर फ्यू ईयर्स, फ्यू ईयर्स के लिए नहीं करते, हम लंबे टाइम पीरियड के लिए करते हैं, तो हम इसको सेवरल ईयर कंसीडर कर सकते हैं। तो बी तो हमारा यहाँ गलत हो जाएगा, ए ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच इन्वॉल्व्स डेप्रिसिएशन लॉस, तो डेप्रिसिएशन भी हम अपने कैपिटल गुड्स पर लगाते हैं, तो ये भी हमारा ठीक है। ए और सी जो ऑप्शन है वो हमारे ठीक है, और ए और सी का ऑप्शन जो दे रखा है वो है हमारा डी, बोथ ए एंड सी। तो राइट ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट है हमारा फूड प्रोसेसर यूज्ड बाय हाउस होल्ड इन देयर किचन इज एन एग्जाम्पल ऑफ,
अगर घर में हम कुछ भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर फर्दर प्रोडक्शन के लिए नहीं है, तो उनको हम फाइनल गुड्स कंसीडर करते हुए कंजप्शन गुड्स में डालते हैं। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन इज, शुगर का प्रोडक्शन करने के लिए शुगर कैन मीन्स जो गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होता है, क्योंकि उसकी हेल्प से हम शुगर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए कार इज परचेज बाय ए टैक्सी ऑपरेटर, एक टैक्सी ऑपरेटर ने जो है कार परचेज की, ऑफकोर्स वो टैक्सी के लिए परचेज किया है, इट विल बी रिगार्डेड एज, तो उसको हम क्या रिगार्ड करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, ए है कैपिटल गुड, बी इंटरमीडिएट गुड्स, सी फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि उससे फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं हम। ए है वो कैपिटल गुड है क्योंकि उसने जो है इनकम जनरेट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है, और फाइनल गुड भी है क्योंकि वो रीसेल पर्पज के लिए नहीं है। तो ए और सी यहाँ पर दोनों राइट ऑप्शन है, इसलिए जो ऑप्शन डी है जिसमें ए और सी बोला गया वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट, टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ, मीन्स जो टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन्स है वो किस तरह के एग्जाम्पल हैं, सिंगल यूज, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और कैपिटल गुड्स। तो ये जो होते हैं हमारे टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन, हम एक बार परचेज कर लेते हैं और काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक चलते हैं, 10 साल 15 साल इस तरह से, तो इनको हम जो है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में कंसीडर करते हैं। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स, इनमें से कौन एक सेमी ड्यूरेबल गुड्स है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं पर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलते। फॉर एग्जांपल क्लोथ्स हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा क्योंकि रेडियो भी हमारा काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। मिल्क और पेट्रोल जो है वो हमारे जो है सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स है क्योंकि एक बार इनको यूटिलाइज कर लिया तो साथ में ये कंज्यूम होकर ख़त्म हो जाते हैं। जैसे पर जो क्लोथ्स हैं वो आप एक बार परचेज करते हैं, पहनते हैं, फिर वॉश करके फिर पहनते हैं, तो उनको कई बार पहन सकते हो, 6 महीने 1 साल जो है क्लोथ्स हमारे चल जाते हैं। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, सेमी ड्यूरेबल हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज, कि अगर स्टॉक ऑफ कैपिटल में इंक्रीज हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं। अगर हमने जो है पहले नेशनल इनकम की जो सीरीज की है डिटेल में, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप चैनल के पेज पर जाकर प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ एमसीक्यू कर रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको डिटेल में जो है नेशनल इनकम पढ़ाया है। तो वहाँ बताया था कि कैपिटल फॉर्मेशन में जो है हम प्लस करते हैं चेंज इन स्टॉक को। तो चेंज इन स्टॉक अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या बना रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन बना रहा है। तो आप जो है यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, नेट इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है। तो नेट इन्वेस्टमेंट में जो हमारी होती है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू बचती है वो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है ग्रॉस में से माइनस किया जाता है तब हमारा नेट निकलता है, और नेट में जो है प्लस किया जाता है डेप्रिसिएशन को तो हमारा ग्रॉस निकलता है। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है ये तो ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता डेप्रिसिएशन का कि मल्टीप्लाई और डिवाइड आए उसमें। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू के लिए आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि ग्रॉस में से हम जब डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारा नेट निकलता है। तो ये बी ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पूछते तो नेट इन्वेस्टमेंट में हम प्लस कर देते डेप्रिसिएशन को। नेक्स्ट है हमारा 13th क्वेश्चन, नेट कैपिटल फॉर्मेशन कॉजेस, नेट कैपिटल फॉर्मेशन किसके कारण होती है। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि इंक्रीमेंट इन कैपिटल,
जो हमारी किसकी वजह से होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीजमेंट के कारण होती है। तो ए ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेप्रिसिएशन, कौन जो है डेप्रिसिएशन का रीजन है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ए जो है वो है नॉर्मल वियर एंड टीयर, ये राइट ऑप्शन है। बी को हम देखते हैं डैमेज ड्यू टू फ्लड्स, फ्लड के कारण होने वाले मीन्स नेचुरल क्लैमिटी के कारण होने वाले जो है वो लॉसेज हमारे डेप्रिसिएशन के अंदर नहीं आते। तो बी हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता है हमारा, क्योंकि ए हमारा राइट आ रहा था। और सी अगर हम चेक करते हैं, डैमेज ड्यू टू मार्केट क्रैश, मार्केट क्रैश के कारण भी जो है हमारा डैमेज जो होता है वो डेप्रिसिएशन में काउंट नहीं होता है। तो ऑप्शन ए ही हमारा जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब कि वैल्यू में कभी आना किसी भी एसेट्स की, इन्वेस्टमेंट की, वो अनएक्सपेक्टेड रीजन कौन सा है यहाँ पर उसको पूछा गया है। तो अगर ऑप्शंस को हम देखते हैं, चेंज इन डिमांड हमें पता रहता है, एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती है कि डिमांड में चेंज रहेगा। सी जो है चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये भी एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती है। लेकिन जो नेचुरल क्लाइमेटीज है बी ऑप्शन, उसका हमें नहीं पता होता है कि वो कब आए कब ना आए, उसका कोई आइडिया नहीं होता है। जबकि डिमांड और टेक्नोलॉजी ऑलवेज चेंज होते रहते हैं। तो बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हमारे नेचुरल क्लाइमेटीज है, जबकि चेंज इन डिमांड और चेंज इन टेक्नोलॉजी हमारे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी नेचुरल क्लाइमेटीज होती है वो अनएक्सपेक्टेड में आती हैं, लेकिन चेंज इन डिमांड और चेंज इन टेक्नोलॉजी हमारे किस में आते हैं, एक्सपेक्टेड में आते हैं। तो बी और सी दोनों राइट हैं, इसलिए डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसमें दोनों को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज नीडेड फॉर। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हम किसके लिए बनाते हैं। ऑप्शन ए है इन्वेंट्री स्टॉक, बी है एडवर्टाइजमेंट, सी है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट एंड डी है नन ऑफ दीज। तो डेप्रिसिएशन जो हम इन्वेस्टमेंट पर लगाते हैं ताकि उसमें जितनी भी वैल्यू कमी आई है उसके लिए हम एक प्रोविज़न बना के रख सकें, ताकि जब उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उस प्रोविज़न से हम उसको रिप्लेस कर सकें, इसलिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल जो है उसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती, वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। तो ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं, ए कहता है हैज़ नो टाइम डायमेंशंस, तो ये सही बात कह रहा है। फिर कह रहा है ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ये भी सही है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है जिसमें बोला गया बोथ ए एंड बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्वांटिटी मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज। एक क्वांटिटी को अगर हम पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड में मेजर करते हैं तो वो हमारा जो है फ्लो वेरिएबल होता है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो वो फ्लो होता है और पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो स्टॉक वेरिएबल होता है। यहाँ पर पीरियड की बात की गई है इसलिए वो हो जाएगा हमारा फ्लो वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारा, इनकम ऑफ द फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वेरिएबल। इनकम ऑफ द फैमिली जो होगी हमारी वो हो जाएगी फ्लो वेरिएबल होगी, क्योंकि जो इनकम है वो एक पीरियड ऑफ टाइम में अर्न की जाती है, ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। आप अगर पूरा महीना काम करोगे तभी आपको पूरे महीने के लिए इनकम अर्न होगी, सैलरी मिलेगी, या जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसके लिए प्रॉफिट अर्न होगा, वो एक पूरे टाइम पीरियड के लिए होता है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक वेरिएबल। इनमें से कौन एक स्टॉक वेरिएबल है। स्टॉक वेरिएबल मीन्स जो एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता है, जो फिक्स होता है, स्टैटिक होता है, उसको हम स्टॉक वेरिएबल कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा फ्लो वेरिएबल है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है अगर आप पर डे, पर आवर, पर मंथ, पर ईयर कोई भी कंसीडर करोगे तो पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, तो ये फ्लो है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। फिर है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मनाली।
दिल्ली और मनाली के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा, और फिक्स चीज़ें जो स्टैटिक चीज़ें होती है वो हमारी क्या होती है, स्टॉक वेरिएबल होती है। तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट हो रहा है। ए हमारा जो है रॉन्ग हो रहा है, तो ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं, डी हो नहीं सकता। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, ये भी हम मनी जो स्पेंड करते हैं वो पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ए और सी जो है हमारे कट गए हैं, बी हमारा जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल। इनमें से कौन जो है फ्लो वेरिएबल नहीं है। तो फ्लो वेरिएबल कौन नहीं होगा, जो हमारा स्टॉक वेरिएबल होगा वो हमारा फ्लो वेरिएबल नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर स्टॉक वेरिएबल ढूंढना है, मीन्स पीरियड ऑफ टाइम की जगह हमें पॉइंट ऑफ टाइम को चेक करना है। तो हमारा पहला है इनकम, तो ये तो फ्लो वेरिएबल है, जबकि नोट को पूछा गया है। फिर है कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था ये चेंज इन स्टॉक को कंसीडर करता है, तो ये भी हमारा फ्लो वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि जो चेंज आता है वो पीरियड ऑफ टाइम में आता है। डी है लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम ओवरहेड टैंक, तो ये भी हमारा क्या होता है, फ्लो को शो कर रहा होता है। तो ए बी डी तीनों कैंसिल हो गए। सी को देखते, सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि एक स्टॉक वेरिएबल है। क्योंकि कंट्री में जो मनी की सप्लाई की जाती है वो फिक्स होती है, जितनी स्टार्टिंग में रहेगी उतनी ही एट दी एंड भी आपको मिलेगी। एक बार जो सप्लाई कर दी गई है वहीं घूमती रहती है मनी हमारी पूरी कंट्री के अंदर, तो वो स्टॉक वेरिएबल होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, अ कार रनिंग बिटवीन दिल्ली एंड आगरा एट ए स्पीड ऑफ 120 km/h इंक्लूड्स, कि एक कार चल रही है जो दिल्ली से आगरा जाएगी और उसकी स्पीड दे रखी है, तो इसमें क्या चीज़ इंक्लूड है, ओनली स्टॉक वेरिएबल, ओनली फ्लो वेरिएबल, बोथ स्टॉक एंड फ्लो, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो दिल्ली और आगरा के बीच की अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो स्टॉक वेरिएबल है, जबकि उसकी स्पीड की बात करते हैं तो वो फ्लो वेरिएबल है। इसलिए इस लाइन में जो हमारे दोनों वेरिएबल्स इंक्लूड है, बोथ स्टॉक एंड फ्लो। नेक्स्ट है हमारा, फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउस होल्ड टू द फर्म लीड्स टू, तो ये हमने जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था वहाँ पर हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में पढ़ा है। तो उसके अकॉर्डिंग जब भी हम सर्विस या गुड्स की बात करते हैं जो ट्रांसफ़र हुई है बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स, वो हमारी रियल फ्लो होती है। और जबकि जो सर्विस के लिए मनी प्रोवाइड की जाती है, गुड्स के लिए कंजप्शन के लिए जो मनी पेमेंट की जाती है, उसको हम मनी फ्लो में कंसीडर करते हैं। दो ही फ्लो होते हैं हमारे, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। सर्विस फ्लो कंसीडर नहीं किया जाता है, गुड्स और सर्विस दोनों को हम रियल फ्लो के अंदर लेते हैं। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, रीजन्स फॉर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का रीजन क्या है। तो ये जैसे कि सर्कुलर फ्लो के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमने बात की कि हाउस होल्ड और फर्म्स दोनों के बीच में हमारा ट्रांजैक्शंस जो है वो चलता है रियल फ्लो और मनी फ्लो की फॉर्म में। तो इसका मतलब हो जाएगा कि फर्म्स हमारी प्रोड्यूसर होती है और हाउस होल्ड दोनों के बीच में ये क्या है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी है। तो सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर्स। गवर्नमेंट इंटरवेंशन ये एक पार्ट है हमारा 3 सर्कुलर फ्लो का, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इससे कंप्लीट नहीं होती है, तो ये इसको नहीं मानेंगे। बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ प्रोडक्शन से नहीं होता, उनका कंजप्शन भी जरूरी है, और प्रोडक्शन के लिए फैक्टर और सर्विस और गुड्स चाहिए होते हमें। फिर इन्वेंशन ऑफ मनी, मनी के इन्वेंशन के लिए सारी प्रोसेस की जाती है अर्निंग करने के लिए, बट उसमें सिर्फ एक वही नहीं होता, और भी सारी चीज़ें चलती हैं। मेन जो होता है वो ये होता है कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होते हैं प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड, इन दोनों के बीच में ही हमारा क्या चलता है, सर्कुलर फ्लो होता है। इसलिए सी ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।